नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मेरे भाइयों, आज हम लोग एक महान आत्मा की पूरी इतिहास को समझते हैं। शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहिए। आपको हम आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, आखिर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश क्यों गए, क्या उनको भारत से डर था कि भारतीय नेताओं से डर था, आखिर उनको किन किन नेताओं ने, किन किन लोगों ने टॉर्चर किया, उनके परिवार की क्या स्थिति थी, अभी क्या है, और ऐसे ही जुड़े सारे रहस्य को आज हम लोग जानेंगे। तो आज वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरू से लेकर के अंतिम तक आप लोग बने रहिए। आशा है कि वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, और कैसा लगा वीडियो वो जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे। बाद बाकी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेता, आजकल लोग अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं, नेता कहते हैं, लेकिन नेता शब्द आखिरकार किन पर छूट बैठता है? तो जो अपने देश में नहीं, जो विदेश में जाकर अपना परचम लहराए, अपने देश को आगे बढ़ाए और कहीं भी किसी भी स्थिति में अपने देश का गुणगान करवाए। करना तो है ही, जो करवाता है वो नेता कहलाता है। उसी में से एक थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको जान लेना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत के लोगों ने भाव नहीं दिया। भारत के कुपात्र सब, जो आप लोग जानते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे कांग्रेस दल के लोग इनको सम्मान नहीं दिए। तब जाकर के इनको विदेश जाना पड़ा। वो भी कैसे गया हम आपको बताएंगे। चलते हैं, पहले बढ़ते हैं आगे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोले एडोल्फ हिटलर ने, जो जर्मनी के एक तानाशाह शासक थे, उन्होंने ही इनको नेताजी कहा। और कैसे कहा, वीडियो में बने रहिएगा, हम बताएंगे। चलते आगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहां हुआ। तो हम लोग इसकी मिस्ट्री को आज कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल में हुआ, कोई कहता है कहीं हुआ, कोई कहता है कहीं हुआ। देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ बाद में, लेकिन जब विभाजन नहीं हुआ था तो तब बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल खुद, बांग्लादेश और क्या कहते हैं उड़ीसा, ये सब एक था। छत्तीसगढ़ को भी ले लीजिए, ये सारे के सारे एक थे। बाद में सबका विभाजन हुआ। हम लोग जानते हैं कि 1912 ईस्वी में बिहार का भी विभाजन हुआ और उड़ीसा का भी विभाजन हुआ। तो ये जब जन्मे थे, जब जन्म लिए थे, देखिए इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। तो जब जन्म हुआ उस टाइम में बंगाल प्रेसिडेंसी था, मतलब पूरा ये सारे के सारे जितने राज्य के नाम हम लोगों ने लिए, वो सारे के सारे एक बंगाल के अंदर आता था। और सारे के सारे बंगाल के अंदर जब आता था तो जाहिर सी बात है कि इनका जन्म बंगाल में ही हुआ। और अभी उसको हम लोग कहते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के कटक शहर में इनका जन्म हुआ। लेकिन कटक शहर आज ना उड़ीसा अलग हो गया, पहले बंगाल में ही था, इसीलिए बंगाल प्रेसिडेंसी अगर ऑप्शन में दे तो वो भी मारना है। अगर आपको कह दिया, अगर आपको ये कह दिया कि क्या कहते हैं, अगर आपको ये कह दिया कि कटक शहर, तो कटक शहर मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 18 अगस्त 1945 ईस्वी को 48 साल के आयु में इनका निधन हो गया। और कैसे निधन हुआ ये हम लोग शुरू से अंतिम तक पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं जानेंगे। देखिए, आज नेताजी पर सारी बात हो जाए। आखिर नेताजी के जन्म दिवस पर कब से और कौन से पर्व, कौन से त्योहार मनाए गए या मनाए जा रहे हैं, हम लोग जानेंगे। बने रहिएगा शुरू से अंतिम तक। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी आप जो समझ ले, लेकिन इनके परिवार की एक अलग मिस्ट्री है।
इनके परिवार को अगर आप जानेंगे, बड़ा परिवार है इनका, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी का नाम, देखिए पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी। और इन दोनों से माता क्या कहते हैं, इन दोनों माता पिता से सुभाष चंद्र बोस जी के 14 भाई बहन हुए। कितने भाई बहन हुए? 14 भाई बहन, जिसमें से 8 भाई और 6 बहन। और ये रहा सबका नाम, जान लीजिए, ये रहा सबका नाम, ठीक है, ये देख लीजिए। हाँ, बातीश चंद्र, शरत चंद्र, ये सारे के सारे इनके भाई हुए। ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी और इनकी पत्नी एमिली, और इनसे संतान हुई बस एक, और उसका नाम था अमिता बोस फाफ। फाफ इसीलिए इसमें जुड़ा क्योंकि इनके हस्बैंड का नाम फाफ था। बाद बाकी देखिए इनका, फिर उसके बाद ये तो इनकी तो मृत्यु हो गई, निधन हो गया, तो फिर उसके बाद संतान हुआ ही नहीं। लेकिन उसके बाद ये जो शरत चंद्र थे, फिर ये फैमिली को आगे बढ़ाए, और फैमिली को आगे बढ़ाए तो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 संतान हुए इनके। फिर इसमें से ये जो है अमीयनाथ को 2 संतान हुए, और फिर ये जो शिशिर कुमार थे, शिशिर कुमार के भी 3 संतान हुए। इस तरह से इनके वंशज हुए। इसमें क्लियर करके बता दिए हैं, ये देख लीजिए, इसमें कंप्लीटली। सुरेश बोस को 2 संतान, फिर बेला बोस को 1 संतान, यानी इस तरह से इनकी पूरी, ये रहा इनका डायनेस्टी, पूरा इनका खानदान। देखिए खानदान पर हम लोगों को नहीं जाना, उस समय में इतना चलता था, अगर इतना नहीं चले तो फिर कैसा। उस समय में लोग ऑपरेशन नहीं कराते थे और अधिक संख्या में विश्वास रखते थे, क्योंकि लोगों को ब्रेन में ये नहीं था कि हमको नौकरी करनी है, जीवन यापन करना है, इसीलिए। लेकिन उसी जीवन यापन में से एक हीरा निकल कर आगे बढ़ गए और आज पूरा वंश का नाम बढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके जन्म के बारे में कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी हिंदू परिवार में, सनातन परिवार में जन्म लिए और कैस्ट थे एक प्रकार के। और इनके माता पिता का नाम हम लोग अभी जाने ही, कटक शहर में इनका जन्म हुआ। पहले इनके पिता सरकारी वकील थे कटक शहर में, लेकिन अंग्रेजों के साथ रह करके, अंग्रेजों के साथ हम काम नहीं करेंगे, इसीलिए बाद में वो नौकरी छोड़ दिए और अपने जो निजी संपत्ति थी उसको संभालने में लग गए। फिर उसके बाद जब बंगाल विधानसभा हुआ, तो बंगाल विधानसभा में जब अंग्रेजों ने ये कह दिया कि भारतीय लोग भी चुनाव लड़ सके, तो जब बंगाल में विधानसभा में चुनाव लड़े, तो फिर बाद में इनके पिता वहां से जीते भी, और अंग्रेजी सरकार ने उनके पिता को राय बहादुर की उपाधि दे दिया, है कि नहीं। देखिए राय बहादुर का मतलब होता है बंगाल के प्रधान, बंगाल में जो अच्छे यानी मजबूत नेता होते हैं उनको राय बहादुर कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड था, इसीलिए ये आगे बढ़े और इनके परिवार से इनको काफी तरह की प्रेरणा मिली, जो पाकर ये आगे बढ़े। और माता पिता के कारण ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, माता पिता से ही तो प्रेरणा हम लोगों को मिलती है। जितने भी इनके भाई थे वो सारे के सारे एकदम पावरफुल, ताकतवर, इनको हौसला देने वाले, ठीक है। याद रखिएगा ये कुल भाई बहनों में 9वें संतान थे और भाइयों में केवल और केवल 6ठे संतान थे, यानी 6वें नंबर पर इनका था, लेकिन भाई बहन मिला करके टोटल 9वें नंबर पर इनका जन्म था। तो याद रखिएगा। इनकी शिक्षा की बात करें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने फिलॉसफी में बीए कर दिए 1919 ईस्वी में, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से नैतिक की पढ़ाई और मानसिक, यानी कहने का मतलब क्या कहते हैं, साइकोलॉजी और फिलॉसफी के साथ साथ पॉलिटिकल भी पढ़े। बाद बाकी कई प्रकार की डिग्री इन्होंने 1921 ईस्वी में लेकर फिर से वापस भारत लौटे। भारत लौटने के बाद
इनको नौकरी मिली। इन्होंने आईएएस की तैयारी करने के लिए लंदन गए, क्योंकि वहां पर उस टाइम में आईएएस नहीं आईसीएस होता था। तो आईसीएस की तैयारी करने के लिए वे वहां लंदन गए। लंदन जाकर के वहां पर कंप्लीट पढ़ाई पूरी किए और पूरी करके वहां से आईसीएस बन करके वापस लौटे, जिसकी खुशी में इनके पिता ने इनको एक प्यारा सा घड़ी गिफ्ट किया। और वो घड़ी भी आगे कहीं ना कहीं काम आया, हम आपको बताएंगे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी अपने जीवन में कई सारे कदम उठाए, लंबे समय, यानी कहने का मतलब 3 से 4 साल तक इन्होंने आईसीएस की जॉब की, लेकिन इनको मन नहीं लगा। क्योंकि जब देखे कि भारत में लोग तड़प तड़प कर मर रहा है, लोगों को ऐसे ही जेल भेजा जा रहा है, तो इन्होंने वहां के लोगों के तकलीफ को देखते हुए ये कहकर नौकरी को ठुकरा दिया कि हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, अंग्रेज के पद पर नहीं बैठेंगे। तब जाकर के ये लीडरशिप करने लगे, समाज सुधारक हो गए। और जब समाज सुधारक हो गए तो आपको बता दे कि कुल 11 बार इनको जेल हुआ। कितनी बार? कुल 11 बार। लेकिन ये तो लोहा से भी मजबूत थे, तो ये हिम्मत कहां हारे। याद रखिएगा कि पहली बार इनको जेल हुआ 16 जुलाई 1921 ईस्वी को, ये पहली बार जेल में बंद हुए, लेकिन कुछ ही दिन के बाद फिर आजाद हो गए। एक वाकया हुई 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में गोपीनाथ साहा नाम का एक क्रांतिकारी था। वो जब वही गिरफ्तार किए थे सुभाष चंद्र बोस जी को। तो वो जो गिरफ्तार कर लिए, तो गोपीनाथ साहा नाम के एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया, तो कोलकाता के जो पुलिस अधीक्षक थे, जिनका नाम था चार्ल्स ट्रेगार्ट, ये चार्ल्स ट्रेगार्ट ही गिरफ्तार किए थे। तो ये चाहा कि इनको खत्म कर दे, गोलियां मार दे, लेकिन मरा नहीं। गोली तो चला दिए मेघनाथ साहब, लेकिन गोली उनको नहीं लग करके अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को लग गया, जिसके बाद गोपीनाथ साहा को फांसी दे दी गई और इनको भी सजा सुना दिया गया। जब फांसी होने लगा तो सुभाष चंद्र बोस काफी भावुक हुए कि हमारे देश के लोगों को इस तरह से फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इनको भी इस साजिश के जुर्म में कि भाई ये रोया है, मतलब ये भी इनसे काफी लगाव में है, क्योंकि यही अंतिम संस्कार किए थे गोपीनाथ साहा का। तो बाद में जब देखा कि ये भी इनसे काफी लोग लगाव में रहता है, तो इनको भी क्या किया, जेल में बंद कर दिया, इनको भी गिरफ्तार कर दिया और बिना कोई मुकदमा चलाए इसको अनिश्चित समय के लिए जेल में डाल दिया। इतना खतरनाक का काम करता था ये लोग, अंग्रेजवा सब। ठीक है, लेकिन हम आप क्या करें, हम आपको तो ये लोग मरते मरते बहुत कुछ देकर चले गए, और हम लोग हैं जो इनका नाम तक भी अपने जुबा पर नहीं लेते। आजकल के नेता का नाम लेते लेते समय ही नहीं बचता है, तो पुराने नेता का नाम क्यों ले। हमारे देश में अभी तक में कुल एक ही नेता हुए जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस जी, और वो अभी भी हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के आदर्श को तो हम लोग अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। जो नया लड़का जो नेता बनना चाहता है, वो चाहता है कि इन्हीं के बात को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़े, कि अगर समय पड़े तो देश के लिए हम जान क्या, हम सब कुछ दान कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो अगर भारत के लोग भारत में नहीं मदद करता है, तो भारत के लोग जो विदेश में है वो तो मदद करे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, चित्तरंजन दास से काफी ये प्रभावित थे। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इसीलिए जब ये आए वापस, तो वापस आने के बाद जब ये आईसीएस बने, तो आईसीएस बनने के बाद सबसे पहले ये चित्तरंजन दास से मिले। चित्तरंजन दास से मिले, उनको कहा कि देखिए, हमको नौकरी नहीं करना है, हम बढ़िया नहीं लग रहा है नौकरी करने में। तो बाद में इनको क्या किया, तो वो बोले कि आप राजनीतिक कीजिए, आप समाज सेवा कीजिए। तो समाज सेवा ये चित्तरंजन दास जी के साथ ही शुरू किया, चित्तरंजन दास के साथ। तो बाद में नौकरी पद से त्याग पत्र भी दे दिया, कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए, हमें नौकरी की जरूरत नहीं है। तो नौकरी की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने क्या किया,
तो प्रयास किया कि हम अपने देश को किस तरह से आगे बढ़ाए, किस तरह से देश को एक ऊंचे शिखर पर पहुंचाए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, तो नौकरी को इस्तीफा देकर के राजनीतिक ज्वाइन लिया। राजनीतिक ज्वाइन तो लिया, लेकिन आपको बता दें कि 5 नवंबर 1925 ईस्वी को जब जेल में ही इनको पता चला कि चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई, तो ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और ये खाना पीना सब छोड़ दिए। और जब खाना पीना छोड़ दिए मेरे भाई, तो खाना पीना छोड़ने के बाद इनको हो गया जॉन्डिस की बीमारी। तपेदिक का मतलब जॉन्डिस होता है। जब जॉन्डिस की बीमारी हो गई तो इन्होंने क्या किया, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। ये सूखे सूखे से हो गए और उस समय में जॉन्डिस का इलाज अपने देश में था भी नहीं। तो इनको कहा कि फिर भी हम आपको रिहा नहीं करेंगे, लेकिन रिहा एक ही शर्त पर करेंगे, जब आप यहां से यूरोप जाएंगे इलाज कराने, आपको एशिया में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाद में तैयार तो हुए, लेकिन एक शर्त ये भी था कि भैया अब हम आपको जब तक नहीं कहेंगे आने तब तक आप वहां से नहीं आइएगा। तो ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बोले नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन हम अपने देश को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्या पता आप देश निकाला लिख दें। तो इसीलिए इन्होंने नहीं गया। लेकिन बाद में जब देखा कि बहुत ज्यादा स्थिति इसका खराब है, तो इनको भेज दिया गया इंग्लैंड का एक शहर है डलहौजी भेज दिया गया कि जाओ डलहौजी में जाकर के इलाज कराओ। फिर बाद में इनका इलाज हुआ, ये फिर भारत आए भारत, तुरंत इनको जेल में बंद कर दिया फिर से। मतलब ठीक और क्या हो करके आए या फिर जेल में बंद। जेले में रह करके इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा तो मेयर, 5वें मेयर बन गए। कलकत्ता के 5वें मेयर बन गए कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। जेल में रहते रहते 5वें मेयर बन गए। कब, 22 अगस्त 1930 ईस्वी को ये मेयर बन गए। लेकिन इनको तो पद पर रहना नहीं था। ये इसीलिए बने क्योंकि इनको छूटना था जेल से। देखिए, जब कोई नेता या कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, चाहे वो कितना बड़ा वांटेड क्यों नहीं हो। इसीलिए ये निकल तो गए, लेकिन इनको पद में मन ही नहीं लगा। मन नहीं लगा क्योंकि इनको तो देश सेवा करना है। तो इन्होंने क्या किया, फिर 15 अप्रैल 1931 ईस्वी को त्याग पत्र दे दिया और विधान चंद्र राय उसके बाद फिर से वहां के मेयर बन गए। पहले तो यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त थे, लेकिन बाद में ये बन गए। अब इसके बाद जब ये आगे बढ़े तो आपको बता दे कि सुभाष चंद्र बोस जब वहां से छूटे तो फिर इसको जेल में बंद करने का निर्णय लिया गया कि भाई हम जेल में बंद कर देंगे फिर से सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन सुभाष चंद्र बोस सोचे कि क्यों ना हम अब देश से बाहर हो जाए, क्योंकि हमारे देश में उस समय में अच्छे लोगों का तो कदर ही नहीं था और कांग्रेस पार्टी उस समय में बड़ी चरम सीमा पर थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि ये अपने देश में नहीं रहे। इनके बारे में जब आप आगे भी जानेंगे तो बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी कि कैसे गांधी जी इनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिए और किस तरह से गांधी जी एक मतलब साधारण से नेता सीतारमैया को अध्यक्ष पद बनवा दिए गए। तो ये बड़ा बेकार सा इनकी स्थिति बना दिया गया था। देखिए, बाद में सुभाष चंद्र बोस क्या किए, विट्ठल भाई पटेल से मिले। विट्ठल भाई पटेल इनके बहुत ही ज्यादा जिगरे थे और जिगरे होने के साथ ही इन्होंने क्या किया, तो जब दोनों साथ ही रहते थे, सब कुछ कंप्लीट करते थे, दोनों गांधी जी के विरोधी थे। सुभाष चंद्र बोस जी भी गांधी से उतना ज्यादा लगाव नहीं रखते थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी थी तो मजबूरी थी उनके साथ मिलना, ठीक है ना। तो ये दोनों निंदा करते थे। बाद में क्या हुआ, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल कौन थे वो भी जान लीजिए। तो विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। तो जब विट्ठल भाई पटेल की मृत्यु हो गई, बीमार पड़ गए पहले, तो बीमारी के टाइम में इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सारी संपत्ति लिख दिया। सुभाष चंद्र बोस तो खुददार थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये संपत्ति नहीं लेंगे,
तो उन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को संपत्ति देने के लिए चाहा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल संपत्ति नहीं लिए, बोले हम नहीं लेंगे। लेकिन फिर जबरदस्ती, नहीं नहीं आपकी संपत्ति आपके भाई की संपत्ति है तो आप ले लीजिए। मुकदमा भी चला, कोर्ट में भी पेशी हुई। तो जब सब कुछ हो गया, जब आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही संपत्ति लेना पड़ा, तो इन्होंने क्या किया, तो जो हरिजन सेवा कार्य शुरू किए थे गांधी जी, उन्हीं को दे दिया, बोले कि हरिजन सेवा में लगा दीजिए। तो भैया की संपत्ति को ये दान में कर, ऐसे थे। इन्होंने दूसरे की संपत्ति को कभी अपना संपत्ति नहीं माना। अरे जो अपने लिए नहीं जिया उनके लिए हम क्या बोले, उनको हम करें तो करें क्या, उनके लिए तो कुछ कहना बेकार है। देखिए बाद में इन्होंने क्या किया, ये सोचा कि हम अब देश से निकल जाएं, यही बेहतर, क्योंकि इस देश में उनका कोई मतलब कोई देखने वाला था ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये वही कार है जिस कार से ये निकले थे घर से, और ये वही घर है जहां से निकले थे। वेश बदल करके एक मुस्लिम का वेश धराए, और मुस्लिम का वेश धरा करके वहां से अपने भतीजे को कहा कि भतीजा तुम ऐसा करो, हमको लेते चलो। क्योंकि जहां जहां सुभाष चंद्र बोस जाते थे वहां वहां इनको बंद करके, मतलब इसके ऊपर चारों तरफ से पहरा लगा दिया जाता था। तो अब कैसे निकले, अगर कोई नेता आते थे मिलने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी से, तो सुभाष चंद्र बोस जी से जब मिलने आते थे तो आसपास 2-3 गो 4 गो सेवादार आ जाते थे कि देखते हैं क्या सब बात हो रही है, क्या सब सुनवाई हो रही है। तो इसीलिए जब भी सुभाष चंद्र बोस जी किसी से बात करते थे तो एक गुप्त रूम में बात करते थे, और वहां पर रेडियो का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई कर देते थे ताकि बात एक दूसरे का कोई तीसरा नहीं सुने। इनको सहयोग किया खान अब्दुल गफ्फार खान जी, बहुत मदद किए। कहा कि देखिए आप अगर अपने देश में रहिएगा तो यहाँ पर ये लोग कांग्रेस पार्टी के लोग सब आपको जीने नहीं देंगे, इसीलिए आप बेहतर होगा अगर आप देश को आजाद करना चाहते हैं, अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो उनसे मिलिए जो देश के बाहर है। क्योंकि भारत से भी बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में रहते थे, अलग अलग देशों में काम करते थे, तो उन लोगों से मिलिए और वहां से इस मुहिम को चलाई। तो सुभाष चंद्र बोस जी को ये बहुत अच्छा लगा ये बात। इन्होंने पूरे समाचार पत्र में, रेडियो में लिखवा दिया या सुनवा दिया कि सुभाष चंद्र बोस जी अब आध्यात्म दुनिया में जा रहे हैं, अब वो बाबाजी बन गए और घरे में रहते हुए वो साधना करेंगे। इन्होंने एक रूम में बंद हो गए, और रूम में बंद होने के बाद का सबके तरफ सबको, मतलब गांधी जी सबको बंद कर दिया, मतलब आना जाना कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, हम बंद रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इनको सहयोग की इनकी भतीजी और इनके भतीजा। ठीक है, माता पिता को भी नहीं मालूम, भैया वगैरह को भी नहीं मालूम, बस एक भतीजा और एक भतीजी को ये सारी की सारी बातें मालूम थी कि ये क्या हो रहा है। इन लोगों को बताया कि देखो तुम लोग रोज के रोज खाना दोगे, और खाना क्या करोगे, तो खाना तुम क्या कहते हैं किवाड़ के अंदर से दोगे, और हम इस मुहिम को यहां से चलाएंगे। 1 दिन 2 दिन रहे और तीसरे दिन निकल गए, लेकिन ये लोग खाना भेजते रहे, क्योंकि लोगों को तो पता था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर लोगों को पता चल जाएगा। तो जब तक विदेश चल न जाए, जब तक देश का बॉर्डर पार न कर जाए, तब तक ये खबर कहीं नहीं जानी चाहिए। तो ये बेटी जो भतीजी जो थी, ये क्या करते थे, तो खुद से चली जाती थी खाना लेकर के, चाचू खाना खा लीजिए, और फिर खुद खाना खा करके बाहर आ जाती थी, ये चाचू खाना खा गए, मतलब अंदर में। इस तरह से इतने कष्ट काटने के बाद ये किसी तरह इस कार से आखिरकार कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, और वहां से गाड़ी निकल रही थी क्या कहते हैं अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान के लिए गाड़ी पकड़ करके अफगानिस्तान कामेट के पास पहुंचे, इनके परम मित्र थे। और वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी इसलिए कहते क्योंकि वो अपने देश के नहीं थे, वो क्या कहते हैं अफगानिस्तान के थे, इसीलिए उनको क्या कहा जाता था, तो सीमांत गांधी कहा जाता था।
तो उन्होंने इनको क्या किया, इनके साथ एक दोस्त को, एक मित्र को, कामेट को साथ कर दिया, कहा चले जाओ इनको, और ये बाबाजी के वेश में ही रहेगा, यानी इस क्या कहते हैं एक इमाम साहब के भेष में ही रहेगा, और इसको लेके जाओ, ये कह करके कि हम इलाज कराने जा रहे हैं। तब ये गए विदेश। विदेश गए तो लोगों को एकदम जगह जगह पर लोगों को हर तरह से मतलब टॉर्चर मिलता ही था, क्योंकि उस समय में अंग्रेजों का शासन लगभग संपूर्ण देश दुनिया में लगभग था, तो इसीलिए कहीं भी इनका बचना मुश्किल था। लेकिन वो हर जगह अच्छे लोग रहते हैं, हर जगह एक सुंदर विचार वाले लोग रहते हैं। तो अफगानिस्तान में इनको एक सहयोगी मिल गए, उन्हीं के यहाँ इन्होंने रात में खाना खाया, फिर रहा, फिर आगे बढ़ा। तो देखा क्या कि एक जगह एक हलवाई मिठाई बांट रहा है इस खुशी में कि सुभाष चंद्र बोस जी घर से भाग गए। अब भाग गए तो ये खुशी में कि देखिए सुभाष चंद्र बोस जी अंग्रेजों को चकमा देकर भाग गए। तब जाकर के सुभाष चंद्र बोस को पता चला कि अब लग रहा है मेरी खबर सबको मिल गई कि हम वहां से निकल गए। यहां जब आए अफगानिस्तान में कुछ दिन रहे, फिर उसके बाद वहां से निकल करके पहुंच गए जर्मनी। फिर जर्मनी में जाकर के आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा अगर मदद किया कौन, तो हिटलर साहब मिले, हिटलर साहब से मुलाकात हुई, बोले किस तरह की बात है। तो जाहिर सी बात है कि हिटलर से मिलना इसीलिए इनको जरूरी था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान जर्मनी को ही हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे, द्वितीय विश्व युद्ध चालू था, तो इसीलिए भारत के नेताओं से मिलना हिटलर को भी जरूरी था, नहीं तो हिटलर ऐसे किसी से नहीं मिलते थे। जब ये मिले, जब ये एक दूसरे से दोस्ती हुई, मिली, तब इस लोगों को पता चला कि नहीं जरूरी कितना है। तब जाकर के ये क्या किए, जापान से मिले, क्योंकि जापान पर भी बम गिराया गया था, तो जापान के नेताओं से मिले। जापान के बाद फिर ऑस्ट्रिया पहुंचे, ऑस्ट्रिया से मिले, ऑस्ट्रिया में ही इनकी शादी हुई। इनका जो विवाह हुआ, इनका विवाह ऑस्ट्रिया की ही एक देखिए एमिली सेंकल नामक एक लड़की से इनका विवाह हुआ, जो ऑस्ट्रियन महिला थी। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रियन, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वहीं पर इनकी शादी हुई। और ये जो एमिली सेंकल है, एमिली सेंकल के पिता जो थे वो एक पशु चिकित्सक थे, नॉर्मल जीवन जीते थे। लेकिन ये ऑस्ट्रिया में शादी, देखिए बहुत कहता तो है कि प्रेम विवाह, लेकिन शादी करने का एकमात्र रीजन था कि ऑस्ट्रिया में ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं मिलता था, मन रहने का अधिकार नहीं था। तो जब शादी कर लेता था तब वहां पर लोगों को वहां की नागरिकता मिल जाती थी। इसीलिए ये अपने देश के लोगों को आजाद दिलाने के लिए इन्होंने शादी भी किया, माना जीवन के हर क्षण को झेलने को तैयार थे। इन्होंने हर देश में जितने भी यूरोपियन कंट्री था, जो अमेरिका और क्या कहते हैं जर्मनी के अमेरिका और ब्रिटेन के अगेंस्ट में था, उस सब से ये दोस्ती किए। लगभग 10 देशों से दोस्ती किए, और 10 देश में पहुंचकर वहां पर जितने भी भारतीय कर्मयोगी थे, जो काम करने वाले थे, उन लोगों से मिला। उन लोगों से मिलकर के कहा कि भाइयों, दूसरे देश में काम कब तक करोगे, कब तक विदेश अपने देश से भागते रहोगे, चलो हमारे साथ चलते हैं दिल्ली। दिल्ली चलो का नारा इन्हीं ने दिया है। उसका मुख्य कारण यह है कि इन्होंने वहां पर दिल्ली आने के लिए सबको कहा। अलग अलग देशों में, अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग शहरों में पहुंच करके वहां के लोगों को कहा कि दिल्ली चलो। सबको इकट्ठा किया गया, और जब सब लोग इकट्ठा हुए तो वहीं पर कोई एक बोल दिया कि अगर मान लीजिए कि नेताजी यदि मान लीजिए कि हमें आजादी नहीं मिली तो उन्होंने कहा था कि ऐसा करो, मैं ठेकेदार बन जाता हूं, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। इसीलिए इनका एक फेमस नारा यह भी हो गया कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे।
इन्होंने राजनीतिक जीवन में भी कई सारे कार्य किए और कार्यों में छोटी सी कार्य नहीं, कई ऐसे बड़े कार्य कर दिए जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने विदेश में तो जो किया ही, विदेश में ही एक आजाद हिंद फौज नामक एक संगठन बनाया। आजाद हिंद फौज का मतलब हम जाएंगे और जाने के साथ ही शासन करना शुरू कर देंगे, जाएंगे और जाने के साथ ही शासन करना शुरू कर देंगे, आजाद हिंद फौज। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज एक ऐसा संगठन था, एक ऐसा दल था जिन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि हम देश में सरकार बनाने जा रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सरकार बनाने। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी सरकार इन्होंने बना लिया और वहीं पर अपनी सेना का डोरा डाल दिया। महिलाएं सब भी आई कि नेताजी हम लोगों को भी तो जगह दीजिए, तो उन लोगों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाए कि चलिए आप लोग भी युद्ध में लड़िए। और जानते हैं जिस तोप में आए, जिस पोत में भर के आए ये लोग, वो केवल और केवल 6 महीने तक आलू खा करके रहे। ठीक है, आलू खा करके, क्या पका हुआ आलू या भुना हुआ आलू या उबाला हुआ आलू खा करके, वो भी जर्मनी के तरफ से इनको मिला था, और ये खा करके इन्होंने यहां पहुंचा। यहीं पहुंचा जब अंडमान निकोबार पहुंचा, युद्ध चालू हुआ, तो उसी टाइम में इनको कहीं से खबर मिली कि वहां पर क्या कहते हैं, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची काफी भयानक संकट में है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तब जब यहां से ये पहुंचे तो वही हवाई विमान क्रैश हो गया और इनकी मृत्यु आखिरकार हो गई। इनका जब प्लेन क्रैश हुआ ताइवान में ही क्रैश हो गया, पहुंच भी नहीं पाए। तो इसकी पुष्टि ऑस्ट्रिया सरकार 5 दिन के बाद की कि जिस प्लेन से सुभाष चंद्र बोस जी आ रहे थे, उस प्लेन का क्रैश हो गया और उनका शव नहीं मिल रहा है। और वहीं पर एक इनके नाम पर क्या कहते हैं, पुतला भी बनाया गया है, इनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है और वहां पर श्रद्धांजलि जैसे शब्द लिखे भी गए हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किए, टॉर्चरों में कमी नहीं की। देखिए ये है, देखिए कांग्रेस सरकार इसको जब टॉर्चर किए तो टॉर्चर करने में कमी नहीं किए। एक बार की बात है, 1938 ईस्वी का टाइम, 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव लड़े कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। बहुत लंबे समय पर चुनाव होता था क्योंकि ये लोग अपने में बना लेते थे। तो एक बार उससे पहले गांधी जी ने कहा था कि सुभाष बाबू आप बन जाइए अध्यक्ष, लेकिन उस टाइम में द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अगर इसमें उलझ जाएंगे तो फिर मेरा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा। क्योंकि ये गांधी जी के विचार से एकदम बिल्कुल अलग थे, ये गरम दल के नेता थे, गांधी जी सब नरम दल के नेता थे। तो इनका कहना नहीं, लेकिन फिर बाद में इनको इच्छा हुआ कि चलिए भाई बन जाते हैं। तो जब बन जाते हैं तो गांधी जी भी फुल एटीट्यूड में रहते थे कि नहीं, अगर मेरा विरोध हुआ तो अब हम नहीं बनने देंगे इनको। बाद में देखिए जरा, सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे व्यक्ति थे जिनको मन हुआ कि चलो भाई बन जाते हैं, खुद से प्रयास करना किया। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि नहीं, ये अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया, जिनका नाम हम अभी तुरंत लिए थे इससे पहले, इनको बनाना चाहा था। लेकिन हमारे विश्व कवि, विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, इन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, गांधी जी को पत्र लिखकर कहा था कि आप सुभाष चंद्र बोस को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनने दीजिए। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा, ये दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी कहा
कि सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष के रूप में हो, ये हम सब की भी इच्छा है, बनने दीजिए। लेकिन गांधी जी इस मामले में कोई समझौता नहीं किए, बोले कि नहीं, हम बनने नहीं देंगे। ऐसा स्थिति हुआ कि गरम दल और नरम दल आपस में फिर से लड़ गए। पहले तो बीच में एक हो गए थे, लेकिन फिर से आपस में लड़ गए, और लड़ने के बाद ऐसा कैसे होगा, गांधी जी चुनाव हो जाए। जब चुनाव हुआ तो 1580 वोट मिले सुभाष चंद्र बोस जी को, और सीतारमैया को मिले 1377 वोट। अब बताइए, अब तो मजबूरी है, तो फिर मजबूरी का फायदा उठाते हुए सुभाष चंद्र बोस बाद में बोले कि देखिए, सीतारमैया की हार माने मेरी हार, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अध्यक्ष बने तो बनते हैं। बने मात्र, लेकिन 4 से 5 महीना के बाद इतना टर्चर हुआ, इतना टर्चर किया गया कि 1 साल के अंदर 1 साल हुआ भी नहीं, बस इनको जबरदस्ती इतना टॉर्चर किया कि 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को आखिरकार ये त्याग पत्र देना पड़ा इनको। तब जाकर के, तब तक इनके दिमाग में कोई पार्टी की बात नहीं आई, तब जाकर के इनके मन में आया कि नहीं, अब हम एक नए दल की घोषणा करते हैं। और बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना कर लिए। जब इसको कांग्रेस पद से इस्तीफा दी, जब कांग्रेस पद से ये इस्तीफा दिए, इसके साथ साथ 20 ऐसे महान नेता थे जिन्होंने इनके साथ साथ कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गांधी जी कह दिए थे कि जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको रहना है वो रह सकते हैं। इनको त्याग पत्र देने पर विवश किया गया, तब जाकर के इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किया। याद रखिएगा, आप लोग डेट को ब्रेन में सेट कर लीजिएगा कि 29 अप्रैल को इन्होंने त्याग पत्र दिया और 3 मई को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना कर दिया। 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो किए, लेकिन तब तक में बाहर जाने का होड़ लग गया। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसे ही रह गया और ये निकल गए। तो पूरी जर्नी जो हम आपको समझाए वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कैसे विदेश जाकर के एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, और सभी लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और कहा कि चलिए, और हम लोग अपने हिंदुस्तान को दिल में रखते हैं, और दिल में रखने के बाद कहते हैं जय हिंद। और ये शब्द के साथ जय हिंद सबसे पहले इन्होंने ही कहा था। एक बार की बात है कि जब ये आजाद हिंद फौज लेकर के निकले भारत की तरफ, तो इन्होंने रेडियो के जरिए गांधी जी को कहा कि गांधी जी, हम देश को आजाद करने के लिए निकल चुके हैं, इसीलिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। लेकिन गांधी जी ने कोई पत्र, कोई लेटर, कोई फैक्स, कोई मेल या कोई रेडियो प्रसारण नहीं किया। इससे और इनको ज्यादा तकलीफ हुआ। आज अगर सुभाष चंद्र बोस आजादी के बाद जीवित रहते तो हमें पता है कि वे भारत के महानायकों में से एक साबित तो थे ही, लेकिन वो देश को एक महानायक बना करके जाते। लेकिन हमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक सुभाष चंद्र बोस जी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे देश में कई सुभाष चंद्र बोस जी आएंगे, जन्म लेंगे और साबित कर देंगे कि देश महान है, महान था और महान रहेगा। हमें अपने देश पर गर्व करनी चाहिए। हमें अपने देश के ऐसे नेता पर गर्व करनी चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। बाद बाकी आप लोग अगर चाहते हैं कि हम भी सुभाष चंद्र बोस जी के आदर्श पर चले, तो उनके लिए आपको सबसे पहले खुद की बात माननी होगी, दूसरों की बात नहीं सुननी होगी, अपनी बात माननी होगी। हर तरह से अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार रहना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं
तो ही आप भारत के एक वीर सपूत के रूप में जाने जाएंगे। अपने फैमिली, अपने माता, अपने पिता का परवाह किए बिना अगर आप देश को आगे बढ़ाने का विचार करते, अरे ये वो व्यक्ति थे जिनके पिता की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद इन्होंने आकर के कंधा तक नहीं दे पाया। ये वो व्यक्ति थे, ये वो व्यक्ति थे जो पिता के दिए हुए उपहार को दूसरों को दान कर दिया। ये कहते हुए इनको पकड़ लिया था एक बार जर्मनी में, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान में पकड़ करके कहा कि तुम कौन हो, तुम लगता बहरूपिया हो। तो उससे पीछा छुड़वाने के लिए इन्होंने अपना घर ही उनको घूस के रूप में दे दिया। ऐसे व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी से जब एक महिला मिली सिंगापुर में, तो सिंगापुर में वो महिला मिलने के बाद माता बोली कि बेटा मेरे पति तो मर चुके हैं, मेरा कुछ कंगन है, गहना है, अब इसका हम क्या करें, ये ले लो और ले जा करके तुम भारत की आजादी में लगा दो। तो इन्होंने कहा था कि मैया हमको सोना जेवर से क्या करें हम, मुझे तो वो चीज दो जो तुम्हारे पास है। तो कहा कि क्या है बेटा, जो है हमसे ले लो। तो कहा तुम्हारे पास तुम्हारा पुत्र है, वो तुम हमें दे दो। तो कहा बेटा तो एक ही है। तो कहा एक ही बेटा कैसे, हम भी तो बेटा हैं। आज के बाद ये भारत का तमाम नेता, तमाम लोग, तमाम संतान आपके संतान है, आप भारत माता है। इसीलिए सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था कि आप भारत के माता हैं। इसीलिए भारत की प्रत्येक महिला को, भारत की प्रत्येक स्त्री को भारत माता कहा जाता है। जब मोदी जी चुनाव जीते, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो नरेंद्र मोदी लाल किला से यह आह्वान किए कि 23 जनवरी को प्रतिवर्ष 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर एक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान हुआ लाल किला से। इसीलिए हर साल अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी को याद किया जाएगा। ऐसे थे हमारे नेताजी। आज इनकी बेटी और इनकी पत्नी जर्मनी में है, जर्मनी में रह करके जर्मनी की लीडरशिप निभा रही हैं। कभी कभी भारत भी आती हैं, भारत के लोगों से मिलती हैं, अपने परिवार, अपने स्वजन से मिलती हैं, और अगर मौका मिले तो भारत के मंत्रीगण से भी मुलाकात करते हैं। तो ये है हमारे देश के नेताओं की कहानी। आजकल के नेता खाते हैं और पड़े रहते हैं, और आए दिन हमारे देश के जवानों को, हमारे देश के पुलिस कर्मियों को धमकाते रहते हैं। इसीलिए ऐसी नेता नहीं बनना है। नेता ऐसा बनिए कि जिस पर सेना भी गर्व करे, आपकी प्रशासन व्यवस्था भी गर्व करे, और देश के प्रत्येक नागरिक गर्व करे। मिलेंगे लेकिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाद बाकी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें और फुल एंजॉय करते रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर तो कीजिए ही, और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए ताकि आपके भाई को अच्छा लगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।